हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये दूसरा टेस्ट है जो लेखपाल के लिए स्पेशल चलाया जा रहा है। ये दोस्तों ये पेड लिया गया था टेस्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट स्पेशल केवल आपके लिए लिया गया है। मार्केट में बहुत सारे टेस्ट है, तो उसका जो रेशियो है ना, उसका क्वेश्चन का कभी ऊपर कभी अप डाउन होता है। तो ये टेस्ट जो है वो पेड से लिया गया है, तो इसलिए मैं ये स्पेशल आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। तो एक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है जो कि दो पार्ट में है, 50-50 क्वेश्चन, एक में 46, एक में 50 56 है शायद, 54 है, ऐसे कुछ है। मतलब दो, एक टेस्ट दो वीडियो में मिलेगा और हर एक टेस्ट, इसमें 10 टेस्ट हैं। 10 टेस्ट का मतलब 1000 क्वेश्चन है और सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ लेवल में इस टेस्ट को बनाया गया है। और इस टेस्ट में जो 70 से 75, यानी 75 से 80 के बीच में अगर ठीक ठाक कर ले जा रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, ये जो टेस्ट सीरीज़ एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि उसी एग्ज़ाम को एकदम सटीकता से देखते हुए इस टेस्ट को बनाया गया है। ये केवल आपके लिए स्पेशल लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहला टेस्ट सीरीज़ खत्म हो गया था। हम आज से शुरू कर रहे हैं दूसरा टेस्ट। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन है टोटल। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि 100 क्वेश्चन होते हैं ना एक टेस्ट में, तो 50-50 क्वेश्चन हम दो दो डिवाइड करके मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जिससे वीडियो ना ज़्यादा लंबा हो, ना ज़्यादा छोटा हो, मीडियम में रहे, ताकि आपको भी देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मल्टीपल बार रिवाइज़ कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आज का क्या होगा, आइए देखते हैं। और कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं ना दोस्तों, उसको नोट करना प्लीज़, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, उसे नोट करके अपने नोटबुक या बुक से रिवाइज़ करना, ठीक है? ताकि वो आपके दिमाग में कंठस्थ हो सके। ठीक है दोस्तों? लेट्स गो, चलिए शुरू करते हैं। पहला मिलान करने के लिए दिया है दोस्तों, आइए देखते हैं, इसको मिलाते हैं। तो आप लोग इसको पहले, जब कोई आंसर आपके सामने, जब कोई क्वेश्चन आपके सामने हो, तो सबसे पहले आप उसको ट्राई करिए मिलाने का या आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों? जब तक पहले आप गेसिंग पावर नहीं लगाएँगे, तब तक दिक्कत होगी ना, तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। तो हमें पहले गेसिंग पावर अपने से लगाना, उसके बाद हम तो आंसर फिर बताएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ब्रह्म समाज है दोस्तों, ब्रह्म समाज किसमें जाएगा? आइए देखते हैं। ब्रह्म समाज जाएगा राजा राम मोहन राय के पास। ठीक है? जब ब्रह्म समाज राजा राम मोहन जी के पास चला गया, तो आइए देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन किस में जाएगा। तो देखते हैं, ये जाएगा, जो बी वाला है दोस्तों, ये जाएगा फर्स्ट में जाएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी में। उसके बाद अगर हम देखें तो ज्योतिबा बाई जी फुले जो हैं, वो सत्य शोधक, जो समाज की सेवा के लिए इनको ये चलाया गया था, तो ये इनका हो गया। बचा जो है आर्य समाज, किसमें जाएगा? दयानंद सरस्वती में। तो इसके हिसाब से क्या होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि ये जो पानीपत का पहला लड़ाई था बाबर का, वो कब हुआ था। तो आपको बताना है दोस्तों, ये होगा 1526 में। ये पहली लड़ाई हुई थी दोस्तों। दूसरा 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। और तीसरा हुआ था 1761 में। ठीक है, 1761 में थर्ड वाला हुआ था। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया पहला युद्ध था पानीपत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों, आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी दोस्तों। तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी, वो किस संधि के साथ समाप्ति हुई थी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सैंडलर आयोग 1917 में मुख्य रूप से किस विश्वविद्यालय की समस्या की जांच करने के लिए बनाया गया था। जो सैंडलर समिति आयोग था दोस्तों, वो किस विश्वविद्यालय के समस्या की जांच के लिए बनाया गया था। तो आइए देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इतिहास में एशियन या मेडिवल में आप देखेंगे, उसमें जहाँ पर कोलकाता, बंगाल जैसे ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, तो ज़्यादा तरीके से पॉसिबिलिटी वहीं होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत भाई बंगाल में ही हुए हैं। तो इसलिए ज़्यादा अगर नहीं क्वेश्चन आ रहा है रियर केस में, तो आप बंगाल के पास डायरेक्ट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चित वही स्थान, वही राज्य था, बंगाल। पांचवा नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, कहाँ किए थे, वो आपको बताना है दोस्तों। जो महात्मा गांधी जी है, भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ से किया था या कहाँ किया था,
आपको बताना है। 5वें नंबर का जवाब होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंपारण। जहाँ चंपारण का नाम आए वहाँ गांधी जी का नाम आए ना आए, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, 6ठा नंबर कह रहा है कि 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। जो 73वां संविधान संशोधन दोस्तों किससे संबंधित था, तो आइए देखते हैं। 6ठा नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये पंचायत राज से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायत राज से संबंधित है। ठीक है, 74वां नगर पालिका से है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितने समय लगे थे या कितना समय लगा था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बता देना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऐसे जो सिली मिस्टेक होते हैं ना, इससे बचना है, क्योंकि हम एग्जाम से बाहर इसलिए नहीं होते कि हमको क्वेश्चन आता नहीं है, हम एग्जाम से इसलिए बाहर होते हैं कि हमें आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए हम बाहर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 7 नंबर का जवाब देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर का कितना हुआ, 2 साल 11 माह 17 दिन लगा था। आगे चलते हैं 18 नंबर पे, सॉरी 8 नंबर पे दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। तो 8 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसमें किया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों वो इसका उल्लेख किसमें किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये तो सबको पता है। ठीक है, भाग 4A में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राज्य नीति निषेधक तत्व जो सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है दोस्तों, तो ये भी सबको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, 11 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्या कह रहा है, आइए नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप और दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तित हो जाती है। तो आपको बताना है, 11 नंबर का जवाब देना है दोस्तों, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाए, बी हो जाएगा, कायांतरित चट्टानें होंगी जो अधिक ताप और दाब से परिवर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि स्वर्णिम अर्धचंद्र क्षेत्र स्वर्णिम आर्द्रचंद क्षेत्र किस देशों को मिलाकर बनता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर, स्वर्णिम अर्धचंद्र जो क्षेत्र है वो किन देशों को मिलाकर बनता है दोस्तों, तो आपको 12 नंबर का जवाब देना है। तो 12 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान को मिलाकर के स्वर्णिम अर्धचंद्र को क्षेत्र को यानी देश को मिलाकर के कहा जाता है। कौन कौन इसमें शामिल है दोस्तों, तो उसमें पाकिस्तान शामिल है, ईरान शामिल है और अफगानिस्तान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पर चलते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, ये हमको जवाब देना 13 नंबर का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये झांसी में काटते हैं। कहाँ काटते हैं दोस्तों, झांसी में काटते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना जिनके पास टेस्ट सीरीज लेने के पैसे नहीं है, वो कम से कम इसका लाभ उठा सके। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं ये केवल आपके लिए पेड लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मार्केट में सबके लिए अवेलेबल नहीं है, जिनके पास पैसा जब पेड करेंगे वही टेस्ट इसको ले पा रहे हैं। मैं आपको नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो आप लोगों से जितना करवाया जा रहा है आप उसको करते जाइए। बस जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी बार मल्टीपल रिवाइज कर लेंगे, उतना ही आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये क्लास में कम से कम 2 बजे क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारा भी सपोर्ट करिए, जिससे हम और मेहनत करने में हमारा मनोबल और बढ़े आपके प्रति। तो 13 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल यानी रबी की है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी का फसल है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, ये भी गलत नहीं होना चाहिए, और आप लोग प्लीज पहले गेसिंग करिए, उसके बाद मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये रबी की फसल है। बाकी सब किसकी है दोस्तों, बाकी सब खरीफ की फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस शहर को स्टील ऑफ सिटी इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो 15 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर को जाना जाता है। ठीक है, 16 नंबर कह रहा है कि गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है। जो गिल्ट एज्ड बाजार है दोस्तों वो किससे संबंधित है। तो 16 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों,
16 नंबर का जवाब आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार कहा जाता है, यह इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की संसाधन आवंटन रणनीति किस मॉडल पर आधारित थी। जो द्वितीय, हमें बताना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस संसाधन आवंटन रणनीति किस मॉडल पर आधारित है, ये हमको जवाब देना है। हमें आंसर बताना है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन सी? ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कोई ना कोई पंचवर्षीय योजना ना पूछी जाए। ठीक है, तो इसको हमें अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा भी जो पंचवर्षीय योजना है उसको हमें देख लेना है। ठीक है, ये चीज़ें, और इससे आने क्वेश्चन तय हैं। और वो जो एसडीजी गोल है ना दोस्तों, उसको भी याद कर लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। और जो राज्यसभा लोकसभा की सीट है उससे भी बनते हैं। और कौन कहाँ से लिया गया पॉलिटी से, वो चीज़ ऐसे ये 4-5 जो है टॉपिक यहाँ से तो कन्फर्म की आते ही आते हैं, चाहे कोई एग्ज़ाम हो। तो हमें इसको अच्छे से ध्यान रखना है। और उसी में आप जोड़ सकते हैं कि जो स्टेट का गठन हुआ था, किस ईयर गठन हुआ था, ये भी बहुत पूछता है। ठीक है, इन सबको आप नज़र में रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। 18 नंबर पे कह रहा है, 18 नंबर पे कह रहा है कि रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए हैं। ठीक है, तो उनको उनका नाम बताना है कि जो रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ साथ वित्त मंत्री भी हुए हैं। ठीक है, तो 18 नंबर का जवाब देंगे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी डी देशमुख। कौन थे दोस्तों? सी डी देशमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रबी विपणन 2025-26 में गेहूं का एमएसपी क्या है दोस्तों? आप लोग इसका जवाब देंगे। ये है, नीचे वाला सी है 2445 है, और इधर है 2500 है। ठीक है, थोड़ा सा मिट गया है, माफ़ी चाहूँगा मैं। तो 19 नंबर का जवाब देंगे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2445। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग सुनिएगा। ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता सर्वाधिक थी? तो मणिपुर दिया है, पंजाब दिया है, असम दिया है, और मध्य प्रदेश दिया है। तो आपको इसमें से बताना है 20 नंबर का जवाब, इसमें से कौन कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21 नंबर पे कह रहा है कि समान कार्य करने वाले विभिन्न अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? जो समान कार्य करते हैं उस अंग को क्या कहा जाता है? तो 21 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गतिशील एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, या किस नियम का पालन करता है दोस्तों? तो आपको बताना है इसमें, तो ये न्यूटन ने प्रथम नियम में बताया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर में कह रहा है कि वयस्क मनुष्य में दांतों का चर्वणक दांतों के साथ अनुपात क्या होगा? 23 नंबर का जवाब देंगे दोस्तों, 23 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सीआरटी का रूप है? सीआरटी का रूप बताना है हमें दोस्तों, तो 24 नंबर का जवाब देंगे आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कहीं से, कोई भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें हर तरफ से तैयार रहना है। आइए 25 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? हमें ये बताना है कि कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है। तो आइए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा दोस्तों। तो ये इसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें के, ई और डी, ये तीनों क्या होते हैं? यकृत में संचित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे चलते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी? 26 नंबर का जवाब बताना आपको। तो 26 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 85% लोगों की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे चलते हैं दोस्तों। जिला स्तर पर विकास संबंधी गतिविधियां के एकीकरण की जिम्मेदारी किसे सौंपने की सिफारिश की गई थी? तो 27 नंबर का आप लोग जवाब देंगे दोस्तों, किसको सिफारिश की गई थी? आइए देखते हैं, 27 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलेक्टर साहब को सिफारिश दी गई थी या की गई थी। ठीक है, आइए उसके आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 28 नंबर कह रहा है कि अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति 1966 की सिफारिश पर किन एजेंसियों का गठन किया गया था? तो ये जो सिफारिश है दोस्तों, वो इनके किस ये जो समिति की सिफारिश है,
तो इनकी सिफारिश पे किन एजेंसियों का गठन किया गया था? तो हमको 28 नंबर का जवाब देना है दोस्तों। आइए देखते हैं 28 नंबर का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SFDA और MFAL। ठीक है, आगे चलते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर कह रहा है कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन की के लिए गारंटी विधेयक 2025 के तहत केंद्र सरकार ग्रामीण परिवार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो हमें ये बताना है कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है दोस्तों। 29 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 125 दिनों की रोजगार की गारंटी यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे चलते हैं 30 नंबर पे चलते हैं। 30 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की मदद से चलाई जा रही है? तो आप लोगों को इसको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? 30 नंबर का जवाब पे देखते हैं किसका सही होगा दोस्तों। तो 30 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व बैंक। ठीक है, क्या होगा? विश्व बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है कितने गलत हो रहे हैं आप कमेंट में प्लीज बताना, ताकि हमको पता चल सके हाँ आप लोग किस लेवल पर हैं और कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज कमेंट करके बताना। 31 नंबर कह रहा है कि पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि के लेखक कौन है? तो 31 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वासुदेव देवनान जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 पे। कह रहा है कि 10 अक्टूबर 2025 को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या करना है दोस्तों? विचार करना है। तो आइए विचार कर लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इस वर्ष यह पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना और मचाडो को प्रदान किया गया है। ऑप्शन पहला ये हो गया। दूसरा नंबर कह रहा है कि वह यह पुरस्कार पाने वाली 15वीं महिला होंगी। तो उपर्युक्त कथनों में से हमें सही बताना है कि इसमें से एक है या बी है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग इसको जवाब देंगे। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। कौन सा दोस्तों? केवल एक सही है। ठीक है, इस वर्ष यह पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। 33 नंबर कह रहा है कि 33 नंबर कह रहा है कि 26-27 दिसंबर 2025 के मध्य आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो 33 नंबर का जवाब देंगे आप लोग, कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? ये गया है नई दिल्ली में। 34 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि 10 दिसंबर 2025 को विश्व भर में मानव अधिकार दिवस मनाया गया। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंटियल एसेंटियल्स होगा। क्या होगा दोस्तों? एसेंटियल्स होगा। ठीक है, तो आपको 34 नंबर का जवाब देना है। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर कह रहा है कि 15 से 25 कहाँ से दोस्तों? 15 से 25 फरवरी 2026 के मध्य बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो आप लोग इसका जवाब देंगे। जो बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास है दोस्तों, वो 15 से 25 फरवरी को कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो 35 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हुआ था दोस्तों विशाखापट्टनम में हुआ था। कहाँ होता? ये विशाखापट्टनम में हुआ था। 36 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका जवाब आप लोग देंगे। 36 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुंदरबन हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? सुंदरबन हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है। उसके बाद कह रहा है 37 नंबर सतत विकास के लिए आवश्यक है। जो सतत विकास है दोस्तों, उसके लिए क्या आवश्यक है? तो आप लोगों को जवाब देना है इसमें से क्या आवश्यक है। तो आइए देखते हैं। पहला जैविक विविधता का संरक्षण, जी हाँ बिल्कुल ये आवश्यक है। दूसरा कह रहा है कि प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, जी हाँ बिल्कुल इसका भी हमें जरूरत है। उसके बाद कह रहा है कि निर्धनता को घटाना, जी हाँ बिल्कुल इसका भी हमें सतत विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 38 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो 38 नंबर का जवाब देंगे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रदूषण संरक्षण के लिए। किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? दोस्तों प्रदूषण हाँ, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, पर्यावरण संकट माना जाता है? तो 39 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूकेलिप्टस। ठीक हो, इसको पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं माना जाता बल्कि पर्यावरण का संकट माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 40 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप समृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो आप लोग इसका जवाब देंगे, कौन सा प्रभाव है दोस्तों? तो आप लोग इसका जवाब देने का थोड़ा-सा आप लोग कष्ट करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन वाला है तो इसे समझ के देना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन देखना पड़ता है कि यहाँ जो दिया रहता है कि क्वेश्चन सही करना है या गलत करना है, यानी सही बताना है या गलत बताना है, ये आपको देखना, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन जब गलत हो जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है दोस्तों, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन से हम बाहर निकल जाते हैं। तो हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? हमें बहुत फूँक-फूँक के क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है, चाहे 10 सेकंड भले ही लेट दे जवाब, मगर हमें पूरा कंप्लीटली अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है दोस्तों, तो 40 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? इसमें कौन-कौन? इसमें सभी शामिल, समुद्र जल तल का बढ़ना और हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना और प्रवाल वृत्ति का विरंजन होना। तो इसके हिसाब से क्या होगा दोस्तों? इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर पे। 41 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो आपको बताना है, 41 नंबर का जवाब देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जैव मंडल। 42 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का, यानी उसका संतुलन बनाने में मदद नहीं करता है। तो 42 नंबर का जवाब देंगे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब वनों को काटेंगे तो पारिस्थितिकी संतुलन बनने की जगह बिगड़ने लगता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से घटनाओं में उनके कालक्रम को हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं, पहले कौन सा घटना घटा था, उसके हिसाब से हम इसे व्यवस्थित करते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये पहला वन्यजीव अभयारण्य, इसका नंबर आएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है? उसके बाद आता है प्रोजेक्ट हाथी, फिर आता है जैव विविधता अधिनियम, ठीक है? 1972, ठीक है? 1973, 1992, ठीक है? उसके बाद 2002, ठीक है? 2002। तो इसके हिसाब से टाइमलाइन हम सेट करेंगे, तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़ जो ये अधिनियम पूछा है दोस्तों, अधिनियम से क्वेश्चन पूछ लेता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? कुछ इम्पोर्टेंट अधिनियम है, उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी जो ये 4 ले लीजिए आप, इसको वन्यजीव अभयारण्य को ले लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर, जैव विविधता, हाथी प्रोजेक्ट और पर्यावरण संरक्षण 1986 वाला। ये मतलब 5-6 ऐसे अधिनियम है, इनको याद कर लेना है, इनसे पूछना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो 44 नंबर पे चलते हैं, कह रहा है कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? जो जैव विविधता है दोस्तों, इसके ह्रास का मुख्य कारण आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राकृतिक आवासीय विनाश के कारण क्या होता है? जैव विविधता का ह्रास होता है। 45 नंबर कह रहा है कि हमें मिलान करना है, कौन-सा मिशन कब आया? तो 45 नंबर का आप लोग जवाब देंगे, 45 नंबर का कोशिश करिए, कौन-सा आंसर होगा? ठीक है? आइए देखते हैं दोस्तों कौन-सा आंसर होगा? तो पहले आप लोग थोड़ा-सा गेस पावर करिए, उसके बाद फिर अपने दिमाग को, जब क्वेश्चन नहीं आया तो उसमें थोड़ा-सा लड़ाई करना चाहिए, अपने दिमाग को उसमें मतलब थोड़ा-सा उसमें टॉर्चर करना चाहिए क्वेश्चन को। जब जवाब ना निकले तब जाके हमें आंसर की तरफ जाना चाहिए। तो 45 नंबर का आइए देखते हैं क्या होगा? कह रहा है कि राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन, तो ये दोस्तों आया था कब? 2009 में आया था, ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि राष्ट्रीय जल मिशन कब आया था? ये आया था 2011 में आया था। उसके बाद सी कह रहा है कि राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन, ये कब आया था? ये आया था 2014 में आया था। और बचा कौन लास्ट? राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, ये कब आया था? 2010 में आया था। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए 1, मतलब 1, 2, 3, 4 होना चाहिए। मतलब इसमें कोई भी इधर-उधर चालाकी नहीं की गई। इसमें सीधा-सीधा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा, इसमें से हमें तालिका में से छँटनी करनी है, यानी 46 से लेकर के 50 के बीच में हमें ये साड़ी दी है, इसी से हमको मिलान करना या देखना जो भी निकालना है, इसमें से हमको देख लेना है। तो आइए हम डायरेक्ट टू द पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, आप इसको थोड़ा-सा देख करके सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मई के महीने में, यानी मई महीने के लिए दिए गए आंकड़े के अनुसार जून महीने में परिवार एक्स द्वारा फ़ोन का बिल, बिजली का बिल और पानी का बिल पर भुगतान की गई राशि 12%, 16% और 25% की वृद्धि हुई थी। जून माह में उसके तीनों बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात करना है, तो 46 नंबर का जवाब देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2672। क्या होगा दोस्तों? 2672 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये इसी को शायद डीआई कहते हैं ना? इसी को डीआई कहते हैं, ये कहते हैं बहुत ईज़ी होता है, बट भाई ईज़ी उन्हीं के लिए होता है जिसको आता है, जिसको नहीं आता उनके लिए ईज़ी नहीं होता, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे छोटा क्वेश्चन हो। तो 47 नंबर कह रहा है कि फरवरी माह में तीनों परिवारों द्वारा बिजली बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि और अप्रैल माह में तीनों परिवार द्वारा फ़ोन बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच का अंतर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर आइए देखते हैं। 47 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1250 इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? 48 नंबर पे चलते हैं, कह रहा है कि जनवरी में बिजली पर सबसे अधिक राशि का भुगतान करने वाला परिवार के फ़ोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच का अनुपात क्या होगा? तो 48 नंबर का जवाब देंगे दोस्तों आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है? कौन-सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 335 अनुपात है 435 हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर पर, कह रहा है परिवार एक्स द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि परिवार एक्स द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि से कितना अधिक है या कितना कम है? तो 49 नंबर का जवाब देंगे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 210 हो जाएगा। इसका आंसर 210 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ठीक है? इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आइए देखते हैं। कह रहा है कि परिवार वाई द्वारा फ़ोन बिलों पर भुगतान की गई राशि दिए गए महीनों में उसकी बिजली बिलों पर भुगतान की गई राशि से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो 50 नंबर का जवाब होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है? 12%। आई थिंक इसके नीचे भी मुझे लगता है डीआई है, जो कि 51 से लेकर के 55 के बीच में पूछा जाएगा, तो इसे हम कल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है? और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी ऐसे हम इस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद और भी हम और भी बेहतरीन टेस्ट, जितना मतलब बेहतरीन टेस्ट लाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम निकल सके और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से तैयारी हो सके। आपसे आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए उसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहे। ठीक है? तो कल हम फिर से मिलेंगे अगले सेशन के साथ। तो एक यानी 2 टेस्ट, ये दूसरा टेस्ट चल रहा है कि पहला टेस्ट कंप्लीट कर दिया गया और सबकी प्लेलिस्ट अलग-अलग यूट्यूब चैनल पर बना दी गई है, तो प्लीज़ जाकर वहाँ पर विज़िट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करिए और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, ताकि इस बार लेखपाल की जो वैकेंसी है, उसमें आपका नाम लिस्ट में होना चाहिए, चाहे जैसे। ठीक है? ये बेरोज़गारी अब झेली नहीं जाती दोस्तों, क्योंकि चुनाव है जिसकी वजह से वैकेंसीज़ बहुत जल्दी-जल्दी आ रही है, अगर चुनाव नहीं होता तो फिर दिक्कत हो जाती। ठीक है? तो हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। हमें बेहतरीन तरीके से तैयारी यानी प्रैक्टिस करना है और इस बार हमें लेखपाल में 1 सीट पक्की करनी है। ठीक है दोस्तों? तो आज का सेशन बस यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलेंगे अगले सेशन के साथ 51 क्वेश्चन से लेकर 100 तक। ठीक है दोस्तों? तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।